तो जैसा कि लास्ट एपिसोड में हम लोगों ने देखा था कि उन मास्क मैन में से उनके कैप्टन ने जब अपना फर्स्ट अटैक किया था तो उसने फर्स्ट अटैक में ही 100 से ज्यादा लोगों को डिस्क्वालीफाई कर दिया था। देखते ही देखते वो लोग फिर वहां पर इतने ज्यादा लोगों को एलिमिनेट कर देते हैं कि बाकी सिर्फ 5 लोग रह जाते हैं और वो 5 लोग नॉर्मल लोगों के मुकाबले में बिल्कुल अलग थे। उन 5 के पास अपने अपने गैजेट्स और अपनी अपनी अलग अलग पावर्स होती हैं। और हम लोगों ने वहां पर साओ युन को भी देखा था जो कि एक डीमन में ट्रांसफॉर्म हो गया था। उसके डीमन में ट्रांसफॉर्म होने के बाद फिर कोई भी ऐसा बंदा नहीं था जो कि उसका मुकाबला कर सके। वो अकेले ही 2 गॉड एजेंट्स पर भारी पड़ रहा था। और दूसरी तरफ हमने लिनफी और कैप्टन वांग को देखा था। वो दोनों ही आपस में फाइट कर रहे थे और इतने में फिर कैप्टन वांग जैसे ही अपनी टाइम पावर को यूज करता है तो लिनफी उसकी टाइम पावर को डिफीट करते हुए उसके बेहद करीब पहुंचकर उस पर बार बार अटैक्स करना शुरू करता है, जिसकी वजह से कैप्टन को लिनफी से लड़ना बहुत ज्यादा महंगा पड़ जाता है क्योंकि लिनफी बहुत ही आसानी से टाइम बैरियर को तोड़ सकता है। उसके पास जो गॉड एंजल पावर है वो बाकी गॉड्स की पावर्स के मुकाबले में बहुत ही ज्यादा हाई लेवल की है। वो किंग ऑफ एंजल की पावर को यूज करते हुए उस मास्क मैन का मास्क काट कर रख देता है, जिसके साथ ही वो लोग इस कंपटीशन को जीत जाते हैं। और दूसरी तरफ मौजूद सारे लोग ये देखकर हैरान रह जाते हैं और कहते हैं कि इस लड़के ने तो इसका मास्क काट दिया। ये नए लड़के तो सच में बड़े ही खतरनाक लोग हैं। और दूसरी तरफ हमें एक और लड़के को दिखाया जाता है। वो डीमन उसके पीछे पड़ा हुआ होता है। ये देखते ही बाइलेवेर लिनफी से कहता है कि कुछ भी करके इसे रोको वरना ये सबको खत्म कर देगा। ये देखते ही फिर वहां पर कैप्टन वांग आ जाता है जो कि उस ब्लैक डीमन की स्वॉर्ड को आकर रोकने की कोशिश करता है, मगर वो डीमन उसे जैसे ही पीछे धकेलता है तो कैप्टन वांग पीछे जाते ही फौरन से अपनी एक और टाइम टेक्निक को यूज करता है। वो उसे मारने की कोशिश कर रहा था, मगर फिर दूसरी तरफ लिनफी उसे बचाने के लिए फौरन से उसके पास चला जाता है और अपने रेस्ट्रिक्शन स्पेल का इस्तेमाल करता है, जिसके जरिए वो उसकी पावर्स को सील कर देता है। मगर हम देखते हैं कि साओ युन उस डेविल बॉडी के साथ जमीन पर तड़प रहा होता है और वो कहता है कि मैं जिंदा रहना डिजर्व नहीं करता क्योंकि मैंने जितने ज्यादा गुनाह किए हैं इतने शायद ही किसी ने किए होंगे। मगर वो लिनफी को देखते हुए कहता है कि तुम सच में एक इनोसेंट हो, सिर्फ तुम ही एक ऐसे हो जो कि मेरे किलिंग क्राइम को एब्जॉर्ब कर सकते हो। ये सुनकर लिनफी कहता है कि ये तुम क्या कह रहे हो। तो दूसरी तरफ साओ युन कहता है कि मैं एक बहुत ही गुनाहगार इंसान हूँ, मैंने न जाने कितने बड़े बड़े गुनाह किए हैं। लिनफी उसे किसी तरह उस ब्लैक डीमन किंग के असर से बाहर निकाल देता है। और दूसरी तरफ वहां पर फिर कैप्टन आ जाता है जो कि वहां पे आते ही सिचुएशन को देखते हुए कहता है कि क्या तुम सब लोग 1 मिनट के लिए मेरी तरफ देखोगे। और फिर अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि वहां पे मौजूद हर एक चीज फिर से रिस्टोर होना शुरू हो जाती है। जो चीज जहां से टूटी थी वापस से वहीं पर ही जाकर लग जाती है। और जितने भी इंजर्ड सोल्जर्स थे उन सब लोगों को वापस से रेस्क्यू किया जा रहा होता है। और अगले सीन में हम देखते हैं कि रात का वक्त होता है और वो सारे के सारे थक हार कर एक जगह सो जाते हैं। मगर साओ युन अभी भी कल्टीवेशन कर रहा होता है क्योंकि वो खुद पर कंट्रोल करना चाहता है। और दूसरी तरफ बाकी सारे लोग मजे से अपनी नींद पूरी करते हैं। और अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि कैप्टन वांग चीफ के सामने खड़ा हुआ होता है और कहता है कि लगता है कि शायद अब हम लोगों को खुद पर थोड़ा और ज्यादा मेहनत करनी होगी। मगर चीफ कहता है कि अच्छा बच्चे, तो तुम मेरे सामने दिखावा कर रहे हो। तुम्हें लगता है कि ये सारे न्यू सोल्जर्स अनाड़ी हैं, मगर मैं तुम्हें बता दूं कि जब तुम यहाँ पर आए थे तो तुम इनसे भी ज्यादा बिल्कुल बेकार थे। सुनकर कैप्टन कहता है कि ओल्ड युआन, तुम सच में अभी भी बिल्कुल वैसे ही हो। और फिर वांग कहता है कि मुझे इन लोगों के कुछ और टेस्ट लेने हैं ताकि मैं इन लोगों को पूरी तरह से आपके लिए परफेक्ट ओबीडेंट बना दूं, ताकि ये लोग आपकी हर कमांड को बिल्कुल इजीली फॉलो कर सकें। और फिर कैप्टन उन लोगों से कहता है कि प्लीज तुम सब लोग फिर से इन मास्क वॉरियर्स को मत हरा देना। जिस पर बाइलिंग कहता है कि आप क्या कहना चाहते हैं, क्या हम लोग जानबूझकर हार जाएं। और दूसरी तरफ फिर जैस्मिन कहती है कि मास्क टीम वॉरियर्स में से सिर्फ एक ही वॉरियर का मास्क काटा गया है और वो लिनफी ने काटा है, तो इसलिए मैं अब उसकी ही बात मानूंगी। तो बाइलिंग कहता है कि अगर जैस्मिन तुम्हारी बात मानेगी तो फिर मैं भी मानूंगा। ये सुनते ही फिर लिनफी कहता है कि इंस्ट्रक्टर युआन, हम लोग ये मैच जीत चुके हैं और मैं जानता हूँ कि आप लोग हमसे कुछ छुपा रहे हैं, तो इसलिए हमसे अब छुपाने की कोई भी जरूरत नहीं। मैं आपसे वादा करता हूँ कि सारे ही सोल्जर्स आपकी पूरी बातें मानेंगे, हर कमांड को फॉलो करेंगे। अगर उन लोगों ने कोई भी बात ना मानी तो वो लोग नाइट वॉच कहलाने के लायक नहीं रहेंगे। और फिर चीफ कहता है कि इस मर्तबा जितने भी नए लड़के आए हैं वो सारे के सारे बिल्कुल डिफरेंट हैं। काश के तुम लोग इनसे जीत जाते तो कितना अच्छा होता, मैं इन लोगों पे थोड़ा सा रोब तो जमाता, मगर तुम लोगों ने मेरी नाक कटवा दी। पर वांग कहता है कि
तुम इसके लिए मुझे ब्लेम क्यों कर रहे हो? ये सब कुछ तुमने ही तो किया था। तुम अगर हम लोगों को 30% पावर यूज करने का ना कहते तो शायद हम लोग उन्हें हरा देते। तो फिर चीफ कहता है कि तुम बेवकूफ हो क्या? अगर तुम लोग अपनी पूरी पावर यूज करते तो तुम लोग मेरा पूरा का पूरा ट्रेनिंग कैंप ही डिस्ट्रॉय कर देते। तो वांग कहता है कि अच्छा ठीक है, अगर तुम चाहो तो मैं टाइम में वापस जाकर सब कुछ फिर से रिस्टोर कर सकता हूँ। ये कहने के साथ ही ये सीन यहीं पे ही कट हो जाता है। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि सुबह होती है और लिनफी ब्रश करने के लिए एक जगह पर आता है। वहाँ पर वो अपना सामान रखकर अपने ब्रश पर टूथपेस्ट लगाता है और फिर ब्रश करना शुरू कर देता है। फिर उसके बाद उसके बाकी दोस्त भी वहाँ पर आना शुरू हो जाते हैं और वो लोग भी वहीं पर ही आकर ब्रश करना शुरू करते हैं। मगर हम लोग साओयुन को देखते हैं, वो जैसे लिनफी का नौकर बना हुआ हो। इस पर लिनफी भी काफी हैरान होता है। और फिर अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि उन लोगों से कुछ और टेस्ट लिए जा रहे होते हैं और उन्हें बताया जाता है कि हम लोगों को कुछ और पार्टिसिपेंट को डिस्क्वालीफाई करना है क्योंकि वो लोग रिक्वायरमेंट के हिसाब से बराबर नहीं है। वो लोग उनकी पावर को पूरी तरह से सप्रेस कर देते हैं ताकि वो लोग ऑर्डिनरी बनकर इस टेस्ट को कंप्लीट करें। और ऑर्डिनरी टेस्ट की वजह से वो लोग बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाते हैं क्योंकि उनकी पावर्स काम नहीं कर रही थी। तो वो लोग नॉर्मल लोगों के मुकाबले में बहुत ही ज्यादा दिक्कत फेस कर रहे होते हैं। और किंग शेन अपनी चुटकी बजाता है मगर उसकी पावर्स काम नहीं करती, जिस पर वो भी हैरान रह जाता है। और दूसरी तरफ हम लोग बाइलिंग को देखते हैं। वो मोटा था तो इसलिए उसे भागने में बहुत ही ज्यादा मुश्किल का सामना करना पड़ रहा था। और फिर चीफ कहता है कि हम लोग तुम्हें अलग अलग तरीके से टॉर्चर करेंगे ताकि तुम लोग एलिमिनेट हो जाओ। तुम्हें इतना ज्यादा परेशान किया जाएगा कि तुम लोग सुसाइड करने पर मजबूर हो जाओगे। हम लोग तुम्हें ज्यादा देर तक टॉयलेट भी यूज करने नहीं देंगे। वो लोग टॉयलेट में जाते हैं तो अचानक से उन्हें फौरन से बाहर आने के लिए कह दिया जाता है, जिसकी वजह से वो लोग मिशन इम्पॉसिबल को बीच में ही छोड़कर आगे चले जाते हैं। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि एक वॉरियर बाइलिंग से कह रहा होता है कि मुझे बताओ कि तुम क्लास से बाहर ये किस तरह के इशारे कर रहे थे। और दूसरी तरफ हेडक्वार्टर में मौजूद सब लोग ये देख रहे होते हैं और वो कहते हैं कि ये क्या, ये तो इंस्ट्रक्टर हांडलिन है। लगता है कि शायद वो खुद से इन लोगों को ट्रेन करना चाहता है। और कुछ लोग कहते हैं कि अगर हांडलिन यहाँ पर है तो फिर इन लोगों की खैर नहीं। ये बहुत ही ज्यादा टफ बंदा है। इसके स्वॉर्ड स्किल्स इतने ज्यादा लाजवाब है कि ये कई मरतबा वर्ल्ड स्वॉर्डमैनशिप जीत चुका है। हांडलिन उन नए सोल्जर्स में से बाइलिंग को बाहर बुलाता है और वो कहता है कि तुम मोटे हाथी जैसे जरा बाहर तो आओ। क्या तुम्हें ये मालूम नहीं है कि हम लोगों का मुकाबला कैसे बड़े खतरनाक लोगों के साथ होने वाला है? वो इतने खतरनाक एविल्स हैं कि वो हर जगह हर चीज डिस्ट्रॉय करके रख देते हैं। क्या तुम उनसे फाइट कर सकते हो? पहले जरा मुझे फेस करके दिखाओ। ये कहते ही वो अपनी स्वॉर्ड से उसे मारने की कोशिश करता है तो अचानक बाइलिंग का बैरियर एक्टिवेट हो जाता है जो कि हांडलिन को उठाकर दूर फेंक देता है, जिसकी वजह से उसकी स्वॉर्ड भी टुकड़े टुकड़े हो जाती है। ये देखकर सब लोग हंसना शुरू कर देते हैं और बाइलिंग कहता है कि माफ करना सर, ये असल में मैंने गलती से पहन लिया था। ये ऑटोमेटिक शील्ड है जो कि अपने आप ही एक्टिवेट हो जाती है। मेरे ख्याल से हम लोग ये ट्रेनिंग दोबारा से शुरू कर सकते हैं। तो हांडलिन कहता है कि अच्छा ठीक है, ये बस एक छोटा सा एक्सीडेंट था, हम लोग दोबारा से शुरू करेंगे। वो सब लोगों से कहता है कि अब जरा मुझे गौर से देखना। वो एक सोड उठाता है और कहता है कि तुम्हारा डिफेंस चाहे कैसा भी हो, अगर तुम्हारी स्वॉर्डमैनशिप अच्छी है तो तुम हर डिफेंस को तोड़ सकते हो। ये कहते ही वो जैसे ही सोड से अटैक करता है तो अचानक बाइलिंग के हाथ में मौजूद बीट्स के अंदर से कुछ पावर निकलती है जो कि उसकी सोड को फिर से जलाकर राख कर देती है। ये देखकर हांडलिन बिल्कुल हक्का बक्का रह जाता है और फिर बाइलिंग से कहता है कि आखिर ये तुम कर क्या रहे हो? तो दूसरी तरफ बाइलिंग कहता है कि माफ करना सर, ये असल में ऑटोमेटिक एंटी वॉल रनिंग ट्रेजर है जो कि खुद ब खुद ही एक्टिवेट हो जाता है। प्लीज इस मर्तबा माफ कर दीजिए, मैं अब कुछ भी यूज नहीं करूंगा। मगर हांडलिन कहता है कि तुम जाओ और वापस बैठ जाओ। वो फिर किसी और को बुलाने की कोशिश करता है और उसे वहाँ पर फिर लिनफी दिखाई देता है। वो कहता है कि ये लड़का बिल्कुल गोरा और नौसिखिया लग रहा है। मेरे ख्याल से मुझे इसे चूज करना चाहिए। इसे हराकर मैं सब लोगों को साबित कर दूंगा कि मैं स्वॉर्डमैनशिप में सबसे अच्छा हूँ। वो लिनफी से कहता है कि क्या तुम कोई ट्रेजर तो यूज नहीं करते? तो लिनफी कहता है कि नहीं, मेरे पास कुछ भी नहीं है। ये कहने के बाद वो लिनफी को एक सोड देता है और कहता है कि इस सोड का इस्तेमाल करो, हो सकता है कि शायद तुम मेरे सोड अटैक को रोक ना पाओ, पर अगर मेरा अटैक मिस भी हो जाए तो भी कोई मसला नहीं।
तुम्हें बस हल्की सी ही चोट लगेगी, और हाँ डरना मत, मैं ज्यादा जोर से नहीं मारूंगा। ये कहने के बाद वो जैसे ही सोर्ड से अटैक करता है तो लिंसी बहुत ही आराम से उसकी सोर्ड रोक लेता है। ये देखते ही हान लिन समझ जाता है कि इसके पास सोर्ड स्किल्स हैं। तो लिंसी कहता है कि हाँ मैंने थोड़े से सीखे हैं। ये कहने के बाद फिर हान लिन उस पर एक के बाद एक सोर्ड अटैक करना शुरू कर देता है, मगर लिंसी के लिए उन सोर्ड अटैक्स को रोकना तो जैसे बच्चों का खेल हो। इंस्ट्रक्टर हान लिन उस पर एक के बाद एक अटैक कर करके थक जाता है, मगर वो एक भी अटैक लिंसी को हिट नहीं करता, जिस पर हान लिन कहता है कि अच्छा ठीक है, थोड़ी देर के लिए रुक जाओ और ये बताओ कि तुमने ये स्किल्स किससे सीखे हैं। तो लिंसी कहता है कि मैंने वॉच नाइट कैप्टन चैन से ये सब कुछ सीखा है। तो हान लिन कहता है कि कोई मसला नहीं, अपना दिल छोटा मत करो और जाकर बैठ जाओ, मैं किसी और को बुलाता हूँ। ये कहने के बाद वो फिर से नए लोगों में जैस्मिन को देख लेता है, तो उसे लगा कि शायद इसके पास सोर्ड स्किल्स नहीं होंगे क्योंकि ये खूबसूरत है, तो इसे ऐसा कुछ भी नहीं आता होगा। वो उससे कहता है कि ठीक है तुम आ जाओ, और हमें दिखाया जाता है कि जैस्मिन आते साथ ही एक जायंट सोर्ड उठा लेती है, और फिर हमें बताया जाता है कि जैस्मिन एक सोर्ड सेक्ट की चैंपियन है, जिसके सोर्ड मार्शल आर्ट बहुत ही हाई लेवल के हैं। ये देखते ही कैप्टन हान लिन फौरन से उसके पास आ जाता है और कहता है कि अरे तुम क्यों आ गई, मैंने तुम्हें थोड़ी कहा था तुम जाकर बैठ जाओ। कैप्टन फिर वहाँ पर किसी और को तलाश करता है जो कि बिल्कुल अनाड़ी हो। इतने में उसकी नजर साओ यून पर पड़ती है, तो वो उसे बिल्कुल अनाड़ी की तरह ही देख रहा होता है, क्योंकि वो उससे ना नजरें मिला रहा था ना ही वो किसी के साथ बात कर रहा था। उसे देखकर कैप्टन कहता है कि बात सुनो, तुमने कोई सोर्ड स्किल सीखे हैं क्या? तो साओ यून कहता है कि नहीं। तो कैप्टन कहता है अच्छा तुम्हारे पास कोई ट्रेजर तो नहीं है? तो साओ यून कहता है कि नहीं। जिसके बाद कैप्टन कहता है बताओ तुम किस चीज में सबसे बेस्ट हो? तो साओ यून कहता है कि किसी चीज में नहीं। ये सुनकर कैप्टन दिल में बहुत ही ज्यादा खुश होता है और कहता है कि फाइनली बलि का बकरा मिल गया। वो साओ यून को कहता है कि तुम आ जाओ। तो साओ यून जब उसके सामने आता है तो वो उसकी तरफ सोर्ड थ्रो करता है, जिसे साओ यून पकड़ने से इनकार कर देता है और वो सोर्ड नीचे गिर जाती है, जिस पर कैप्टन कहता है कि क्या हुआ, तुम सोर्ड क्यों नहीं पकड़ रहे? तो वो कहता है कि मैं इस सोर्ड को नहीं पकड़ना चाहता। मगर फिर हान लिन कहता है कि ये सोर्ड एक वुडन सोर्ड है, इसे पकड़ने में कोई मसला नहीं। मगर फिर साओ यून कहता है कि हर वो चीज जो कि सोर्ड के जैसी है मैं उसे नहीं पकड़ूंगा। मगर कैप्टन उसे इंसिस्ट करता है और कहता है कि मेरी बात सुनो, तुम लोग यहाँ पर सिर्फ ट्रेनिंग करने के लिए आए हो। मगर फिर इतने में बाइलिंग खड़ा हो जाता है और वो कहता है कि इंस्ट्रक्टर प्लीज इसे सोर्ड छूने के लिए मत कहिए, अगर इसने सोर्ड उठा ली तो इसकी पावर्स एक्टिवेट हो जाएंगी और फिर ये काफी खतरनाक हो जाएगा। मगर कैप्टन कहता है कि क्या बकवास कर रहे हो, किस तरह की पावर्स? यहाँ पे कोई पावर्स काम नहीं करती, तुम्हारी सारी पावर्स सप्रेस हो चुकी है, तुम दिल खोल कर इस सोर्ड को यूज करो। ये सुनकर साओ यून कहता है कि अगर ऐसी ही बात है तो फिर ठीक है, मैं इसे उठा लेता हूँ। ये कहते ही वो उस वुडन सोर्ड को जैसे उठाने लगता है तो सब लोग आंखें फाड़कर उसे देखने लगते हैं, क्योंकि उन सबको डर था कि अगर ये फिर से एक बीस्ट बन गया तो उन सब की खैर नहीं होगी। और देखते ही देखते साओ यून उस सोर्ड को पकड़ता है तो फिर से कुछ फील होने लगता है, और देखते ही देखते फिर वहाँ पर बहुत ज्यादा ब्लड हो रहा जाता है और साओ यून फिर से ट्रांसफॉर्म होने लगता है। वो खुद को कंट्रोल करने की पूरी कोशिश कर रहा था, मगर उसके बावजूद भी वो डीमंस उस पर हावी हो जाते हैं और वो एक ब्लैक डीमन किंग में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। ये देखकर सब लोग हैरान हो जाते हैं और ब्लैक डीमन किंग जाते साथ ही इंस्ट्रक्टर हान लिन पर हमला कर देता है, जिसे वो रोकने की पूरी कोशिश करता है, मगर वो डीमन इतना ज्यादा खतरनाक होता है कि हान लिन उसके आगे बिल्कुल भी नहीं टिक पाता। और दूसरी तरफ बाकी सारे लोग यहाँ वहाँ भागना शुरू कर देते हैं और किंग शेन फिर से बबल खा लेता है, क्योंकि उसे पता था कि यहाँ पर कभी भी पावर्स को यूज करना पड़ सकता है। और देखते ही देखते ब्लैक डीमन किंग जैसे ही किंग शेन पर हमला करता है तो वो उसकी वुडन सोर्ड को काट कर टुकड़े टुकड़े कर देता है और किंग शेन उस सोर्ड से बाल बाल बचता है। मगर हम लोग देखते हैं कि अचानक से उस पर एक एनर्जी अटैक करता है और उसकी सोर्ड को किंग शेन से दूर हटाता है, तो दूसरी तरफ फिर ब्लैक डीमन किंग उसकी तरफ आने लगता है। ये देखते ही बाइली उसकी तरफ फौरन से अपना एक और गोल्डन बर्ड थ्रो करता है, जो कि उसके पास जाते ही फट जाता है। और दूसरी तरफ हम लोग जैस्मिन को देखते हैं, जो कि ऊपर जाते ही अपनी सोर्ड उसकी तरफ थ्रो करती है, तो दूसरी तरफ वो डीमन उन सोर्ड्स को देखते ही फौरन से अपनी एक घोस्ट टेक्निक का इस्तेमाल करता है, बहुत सारे घोस्ट को उसकी तरफ रिलीज करता है, जो कि उसकी सोर्ड को जाकर पकड़ लेते हैं। मगर हम फिर दूसरी तरफ लिंसी को देखते हैं, वो रेस्ट्रिक्शन स्पेल का इस्तेमाल करता है, जो कि उसे बाइली ने दिया था। वो रेस्ट्रिक्शन स्पेल जैसे ही साओ यून के चारों तरफ लिपट जाते हैं तो उसकी पावर्स फिर से सील होना शुरू हो जाती है और लिंसी उसे जोर से खींचकर उन डीमन से निकालकर अपने पास ले आता है। और फिर हम लोग हान लिन को देखते हैं, उसके तोते उड़े हुए होते हैं और वो कहता है कि ये सारे नए लड़के तो सच में
में बहुत ही कमाल के हैं। अगले दिन हमें दिखाया जाता है कि वो लोग अपने कैंप के कैंटीन में खाना खाने के लिए जाते हैं, तो वहाँ पर उन लोगों को उबला हुआ मीट और कुछ बंस दिए जाते हैं। सिर्फ कुछ ही लोगों के नसीब में सिर्फ सब्जी आती है। ये देखकर वो सारे शोर मचाना शुरू कर देते हैं, मगर वहाँ का बावर्ची आ जाता है और कहता है कि क्यों इतना शोर मचा रहे हो, अगर तुम लोगों को अच्छा खाना खाना है तो फिर जाकर खुद बना लो। मगर इतने में वहाँ पर जैस्मिन आती है और वो कहती है कि अच्छा है कि फूड्स तो खाने के लायक हैं। ये सुनते ही बाइली कहता है कि अगर जैस्मिन खाएगी तो मैं भी खाऊंगा, चाहे फिर खाने को जहरी क्यों ना हो। और लिन्फी के हाथ में एक पिकल आता है तो ये देखकर जहरी क्यों ना हो। अगर अचानक से लिन्फी के बंस के अंदर से एक अचार का पीस निकल आता है तो बाइली इस पर काफी खुश होता है। और दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि साओ युन अपना खाना देखता है और फिर फौरन से उसे उठाकर लिन्फी की तरफ लेकर आता है। ये देखते ही बाइली कहता है कि लिन्फी जरा वहाँ देखो, ये हमारी तरफ आ रहा है। साओ युन अपना खाना लिन्फी को देते हुए कहता है कि इसमें बहुत सारा अचार है, तुम चाहो तो इसे खा सकते हो। मगर बाइली कहता है कि अरे वाह, ये तो फिर बहुत ही मजेदार होगा। मगर साओ युन कहता है कि ये तुम्हारे लिए नहीं है, इसे सिर्फ और सिर्फ लिन्फी खाएगा। ये सुनकर लिन्फी कहता है कि क्या ये सब कुछ तुम इसीलिए कर रहे हो क्योंकि मैंने तुम्हें उस रिस्ट्रिक्शन स्पेल की मदद से बचा लिया था। मगर साओ युन कहता है कि नहीं, ऐसी बात नहीं है। असल में मुझे मेरे मास्टर ने बताया था कि इस दुनिया में सिर्फ एक ही ऐसा शख्स है जो कि मेरी मदद कर सकता है। मेरे अकाउंट में सिंस इतने ज्यादा बढ़ चुके हैं कि अब मेरे पास और कोई ऑप्शन ही नहीं बचा। सिर्फ एक ही गॉड डिसेंडेंट ऐसा है जो कि मेरे इन सिंस से मुझे हमेशा के लिए आजाद कर सकता है। ये सुनकर लिन्फी उससे कहता है कि मगर मुझे ये बताओ तो सही कि आखिर तुम्हारे ये क्राइम्स हैं क्या। वो कुछ बताने की कोशिश करता है, इतने में अचानक वहाँ पर बहुत तेज रोशनी आ जाती है और हमें दिखाया जाता है कि वो मास्क वॉरियर्स वहाँ पर आ पहुँचते हैं। वो सारे के सारे आराम से उनकी तरफ आगे बढ़ते हुए जाते हैं और उन्हें क्रॉस करके अपने मास्क अपने चेहरे से उतार देते हैं। तो सब लोग उन्हें घूर घूर कर देख रहे होते हैं क्योंकि वो लोग उन्हें फर्स्ट टाइम देख रहे थे। उनके चेहरे को देखकर वो सब लोग काफी हैरान होते हैं कि ये सब लोग तो काफी खूबसूरत हैं। मगर हमें दिखाया जाता है कि वो सारे के सारे एक टेबल पर जाकर बैठ जाते हैं क्योंकि वो लोग भी वहाँ पर खाना खाने के लिए आए थे और उनके लिए वहाँ पर बहुत ही मजे मजे की डिशेस बनाई जाती हैं जो कि उन लोगों की फेवरेट डिशेस होती हैं। और वो शेफ भी उन लोगों से कहता है कि आज मैंने तुम लोगों के लिए बहुत ही मजे का खाना बनाया है, जिस पर वो लोग उससे कहते हैं कि आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारा बहुत ख्याल रखते हैं। मगर हमें दिखाया जाता है कि कैप्टन वांग लिन्फी की तरफ देखता है और कहता है कि सुनो, तुम भी आ जाओ, हमारे साथ बैठकर खाओ। तो लिन्फी उन लोगों की टेबल पर चला जाता है। वो अपना हाथ जैसे आगे बढ़ाता है तो कैप्टन वांग उसे कहता है कि तुम इसे नहीं खा सकते। मगर लिन्फी कहता है कि मुझे तुम लोगों से कुछ पूछना है। मगर वहाँ पे बैठा हुआ दूसरा वॉरियर कहता है कि जरा मेरे पीछे देखो, क्या तुम्हें इन सब लोगों की आंखें ग्रीन नहीं दिखाई दे रही। तो लिन्फी उसकी बातों को इग्नोर करके कैप्टन वांग से कहता है कि मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ कि आखिर तुम गॉड एजेंट कैसे बने थे और तुम्हारे पास कौन सा गॉड है। ये सुनते ही कैप्टन वांग उस चॉपस्टिक को गायब कर देता है और उसके शोल्डर पे जैसे ही हाथ रखता है तो वो उसे फौरन से पास्ट की कुछ मेमोरीज में लेकर जाता है, जहां वो उसे दिखाता है कि आज से तकरीबन 8 या 9 साल पहले जब वो स्कूल से अपने घर की तरफ जा रहा था तो अचानक से एक बड़ी गाड़ी उसके सामने आ जाती है, जिसकी वजह से वो बहुत ज्यादा डर जाता है और वहीं पे गिर जाता है और वो गाड़ी उसके बेहद करीब आ गई थी। मगर अचानक से सब कुछ बिल्कुल एक जगह रुक जाता है, कोई भी चीज मूव नहीं कर रही थी। ये देखकर फिर वांग खुद भी हैरान रह गया था। तब उसे पता चला था कि वो सिर्फ अकेला ही है जो कि मूवमेंट कर पा रहा है और बाकी हर एक चीज अपनी जगह रुक गई है। उसे समझ में आ जाता है कि यहाँ का टाइम बिल्कुल रुक गया है। फिर जब वांग ऊपर की तरफ देखता है तो उसे दिखाई देता है कि वहाँ पर गॉड ऑफ टाइम अपीयर हो चुका है, जो कि आसमान से सीधा नीचे की तरफ आता है और वो कैप्टन वांग के साथ एक एग्रीमेंट करता है और उसे अपने कुछ पावर्स देता है। और उसके बदले में वो गॉड ऑफ टाइम उससे कहता है कि उसे गाओटियान जाना होगा और उसे उस गॉड के लिए वहां से कोई चीज लेकर आनी है। और वो एक अजीब सा नाम लेता है जो कि टका टेनजेन होता है और वो कहता है कि ये एक जापानीज मिथिकल गॉड का घर है। ये सुनकर लिन्फी कहता है कि क्या वाकई में ये घर एग्जिस्ट करता है। वांग कहता है कि अगर गॉड ऑफ टाइम एग्जिस्ट करता है तो इसका मतलब है कि फिर वो जापानीज गॉड भी एग्जिस्ट करता होगा। मगर अभी तक मैं उस गॉड को ढूंढ नहीं पाया हूँ। मगर तुम बताओ कि तुम एजेंट कैसे बने और किंग ऑफ एंजल माइकल ने तुमसे क्या कहा है। तो लिन्फी कहता है कि मुझे सच में कुछ भी नहीं मालूम, बस मैंने उस एंजल की तरफ देखा था और उसके बाद फिर सब कुछ बदल गया। तो वांग कहता है कि शायद तुम नहीं जानते मगर किंग ऑफ एंजल वो रैंक 3 का
पावरफुल गॉड है, यानी कि उससे बस 2 ही गॉड्स पावरफुल हैं, बाकी सारे गॉड उसके अंडर में आते हैं। इस दुनिया में ना जाने कितने ही ऐसे लोग हैं जो कि किंग ऑफ एंजल की पावर्स को हासिल करना चाहते हैं, इसलिए तुम्हें अब जरा संभल कर रहना चाहिए। ये सुनकर लिनफी कहता है कि क्या तुम एविल चर्च की बात कर रहे हो, वो लोग मुझे मारना चाहते हैं क्या? तो वांग कहता है कि हाँ, वो बड़े ही खतरनाक लोग हैं, अगर उन लोगों ने तुम्हें पकड़ लिया तो वो लोग तुम्हें इतना ज्यादा टॉर्चर करेंगे कि तुम खुद ही उनके आगे हार मान जाओगे। वो लोग तुमसे तुम्हारी गॉड आइडेंटिटी छीन लेंगे, या फिर हो सकता है कि वो लोग तुम्हें जान से मार दें। तुम्हें टॉर्चर करने के लिए वो लोग हर तरह के तरीके को यूज कर सकते हैं जो कि तुम्हारे माइंड पर अटैक कर सके। वो लोग तुम्हें मेंटली इतना ज्यादा डिस्टर्ब कर देंगे कि तुम खुद ही फिर उनके आगे घुटने टेकने पर मजबूर हो जाओगे। उन लोगों ने मुझ पर 4 मरतबा हमला करने की कोशिश की है, मगर शायद मेरी किस्मत ज्यादा अच्छी है क्योंकि मैं अभी तक उनके अटैक से बचता आ रहा हूँ। सुनकर लिनफी कहता है कि क्या तुम पर 4 टाइम्स अटैक हुआ है? तुम्हारा लक तो सच में बहुत ही अच्छा है। मगर फिर वांग कहता है कि हाँ, मगर अब वो लोग मुझ पर हमला करने की कोई गलती नहीं करेंगे। ये सुनकर लिनफी हैरान हो जाता है और कहता है कि क्या वो लोग तुमसे डरते हैं क्या? तो वांग उसे बताता है कि असल में पहले मैं अकेला था, इसलिए वो लोग मुझे मारने की कोशिश कर रहे थे, मगर अब मेरे पास अपनी एक पूरी टीम है। मगर फिर दूसरा वॉरियर कहता है कि कैप्टन, खाने के टाइम पर ऐसे सेंटीमेंट मत हुआ करो। और फिर कैप्टन वांग उसे कहता है कि जैसी सिचुएशन मेरे साथ हुई है वैसी तुम्हारे साथ भी हो सकती है, इसीलिए बेहतर यही है कि तुम भी अपनी एक टीम बना लो। हो सकता है कि शायद तुम्हारे फ्यूचर के दोस्त तुम्हारे इसी कैंप में मौजूद हो, तुम उनकी मदद लेकर खुद को बहुत ही आसानी से एविल चर्च से बचा सकते हो। मगर फिर हम देखते हैं कि अचानक से वो लोग बेहोश होना शुरू हो जाते हैं और लिनफी को भी चक्कर आने लगते हैं। ये देखकर लिनफी काफी कंफ्यूज होता है, मगर वो कुछ समझ पाता इससे पहले ही वो बेहोश होकर गिर पड़ता है। जिसके बाद फिर उस कैंटीन की सारी खिड़कियां बंद की जाती हैं, सारी लाइट्स ऑफ कर दी जाती हैं और फिर हमें दिखाया जाता है उसी मास्टर शेफ को जो कि बाहर आता है और वो कहता है कि फाइनली मेरी ट्रिक काम कर गई, मैं पिछले कई दिनों से इसी के लिए ही तैयारी कर रहा था। और फिर देखते ही देखते वहाँ पर कुछ सोल्जर्स भी आ जाते हैं। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि वो सारे के सारे सोल्जर्स कुछ गड्ढों के अंदर पड़े हुए होते हैं और फिर चीफ एक माइक के जरिए उन लोगों से बात करते हुए उन लोगों से कहता है कि हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, उम्मीद है कि तुम्हारी रात अच्छी गुजरी होगी, मगर आज तुम्हारा एक स्पेशल ट्रेनिंग सेशन होने वाला है। ये टेस्ट बाकी वाले टेस्ट के मुकाबले में बिल्कुल अलग होगा और इसमें तुम लोगों को हर हाल में माउंटेन के पीक तक पहुंचना है। ये कहते ही अचानक हम देखते हैं कि वहाँ पर कुछ ड्रोन्स आते हैं और वो ड्रोन्स आते साथ ही उन लोगों पर कुछ कलरफुल बॉल्स थ्रो करना शुरू कर देते हैं जो कि उनकी बॉडी से टकराते ही उनकी बॉडी पर एक कलर का निशान छोड़ देते हैं। ये देखते ही वो सब के सब वहाँ से फिर भागना शुरू कर देते हैं और कैप्टन उन लोगों से कहता है कि एक बात अच्छे से याद रखना कि तुम लोगों को इन बॉल्स को हर हाल में डॉज करना है। तुम्हारे पास सिर्फ और सिर्फ 3 घंटे का टाइम है। 3 घंटे के अंदर अंदर तुम लोगों ने इस माउंटेन की रेंज से बाहर निकल जाना है। उसके बाद तुम लोगों ने अपनी डेस्टिनेशन की तरफ जाना है। तुम्हारी डेस्टिनेशन है एक फ्लैग जो कि एक माउंटेन के ऊपर इंस्टॉल किया गया है। तुम लोग इन ड्रोन्स पर हमला नहीं कर सकते, ना ही इन्हें छू सकते हो। तुम्हारे पास सिर्फ और सिर्फ एक ही रास्ता है और वो ये है कि तुम्हें बस यहाँ से भागना है। मैं एक बात बता दूं कि ये माउंटेन काफी ज्यादा बड़ा है। अगर तुम लोगों को यहाँ पर सरवाइव करना है तो तुम्हें बस अपनी बॉडी, अपनी माइंड और अपनी विल पर रिलाई करना होगा। और एक बात अच्छे से याद रखना कि अगर तुम किसी तरह का वेपन कैरी कर रहे हो तो तुम सिर्फ और 35 केजी तक का ही वेट कैरी कर सकते हो। मगर हम देखते हैं कि जैस्मिन तो एक मोटे भालू को ही उठाकर लेकर जा रही थी। तुम लोग किसी से कोई भी सामान छीन नहीं सकते और अगर तुम्हारी बॉडी पर 3 से 4 बॉल्स हिट कर जाती हैं तो तुम लोग एलिमिनेट हो जाओगे। और दूसरी तरफ हम लोग जैस्मिन को देखते हैं, वो उस मोटे भालू को उठाकर लेकर जा रही थी, मगर वो तो उसके प्यार में डूबा हुआ होता है। वो उस लड़की को देखता है और उसकी कमर देखता है जिस पर वो लट्टू हो जाता है और कहता है कि कहीं मैं कोई ख्वाब तो नहीं देख रहा। उसे ऐसा लग रहा था कि जैस्मिन उसके साथ रोमांस करने के लिए उसे इनवाइट कर रही है। वो उसे भगाते हुए वहां से लेकर एक कार के बिल्कुल पास जाकर छुप जाती है, मगर बाइलिंग अभी भी जैसे ही उसकी तरफ देखता है तो वो उसे बिल्कुल अलग ही तरह की दिखाई दे रही होती है। देखते ही फिर जैस्मिन उसके मुंह पर एक बेग दे मारती है जिसकी वजह से वो होश में आ जाता है और जैस्मिन उस गाड़ी के अंदर बैठ जाती है और कहती है कि तुम्हें जो करना है जाकर करो, मैं यहाँ से जा रही हूँ। ये कहते ही वो जैसे ही वहाँ से जाने लगती है तो दूसरी तरफ बाइलिंग भी उसी गाड़ी में कूद जाता है और कैप्टन कहता है कि जो भी इस राउंड में एलिमिनेट होगा उसे बहुत ही बुरी सजा दी जाएगी।
अगले सीन में हमें दिखाया जाता है किंग शेन को, वो हमेशा की तरह ही एक टीम को लेकर कहीं जा रहा होता है और जो बंदा हार जाता है उस जंगल में फिर उसकी आवाज सुनाई देती है। आर्मी के लोग उस बंदे से पूछ रहे होते हैं कि तुम्हारी जिंदगी में सबसे ज्यादा शेमफुल एक्ट कौन सा था। उन लोगों ने उसकी एक फिंगर पर एक रिंग पहनाई हुई थी जिसकी वजह से वो झूठ नहीं बोल सकता था। वो सब लोगों को बताता है कि जब मैं 7 साल का था उस वक्त मैं इतना ज्यादा शरारती था कि मैंने एक लाइटिंग बल्ब को अपने मुंह में डाल दिया था और फिर वो बल्ब मेरे मुंह से बाहर नहीं निकल रहा था। ये सुनकर उसके पास खड़े हुए लोग हंसना शुरू कर देते हैं और दूसरी तरफ जंगल में मौजूद सब लोग ये सारी बातें सुन रहे होते हैं और बाकी सोल्जर्स फिर उस बंदे से कहते हैं कि अच्छा बताओ फिर उसके बाद क्या हुआ। तो वो बंदा कहता है कि मैंने अपना मुंह कवर कर लिया था मगर मेरी गर्लफ्रेंड ने मेरा मुंह देख लिया। मैं उससे बहुत ज्यादा प्यार करता था मगर उसने मेरी सिचुएशन को देखा तो वो मेरे ऊपर इतना जोर से हंसना शुरू हो गई कि उसकी हंसी की वजह से मैं तो बिल्कुल पागल सा हो गया था। इसीलिए मैंने अपना पूरा फेस उसे शो करके उसे डरा दिया जिसकी वजह से वो रोना शुरू हो गई। ये सुनकर बाइली कहता है कि ये लोग तो बड़े ही जालिम हैं। सोचा नहीं था कि ये लोग हमें ऐसी पनिशमेंट देंगे। मगर दूसरी तरफ कुछ सोल्जर्स इस बात को एंजॉय कर रहे होते हैं और वो कहते हैं कि आखिर इस लड़के ने अपने मुंह के अंदर से उस लाइटिंग बल्ब को कैसे निकाला होगा। ये सोच कर उन्हें हंसी आने लगती है और दूसरी तरफ वो पार्टिसिपेंट कह रहे होते हैं कि आखिर ये चीफ हमें इस तरह ट्रीट क्यों कर रहा है। ये तरीका बहुत ही ज्यादा फनी है। ये सुनते ही चीफ कहता है कि कोई बात नहीं, ये फनी है मगर जब तुम्हारी बारी आएगी तो तुम्हें भी लग पता जाएगा। बस तुम एक मर्तबा आउट होकर तो देखो, तुम्हें भी सेम ऐसा ही ट्रीटमेंट मिलेगा। और फिर चीफ उन लोगों से कहता है कि अगर तुम लोगों को वाकई कामयाब होना है तो तुम सब लोगों को सेपरेटली अपना अलग अलग रास्ता चुनना चाहिए, भले ही फिर उस रास्ते में तुम्हें चाहे कितनी ही ज्यादा दुश्वारी का सामना क्यों ना करना पड़े। हम लोग देखते हैं कि लिनफी पानी के रास्ते से जा रहा होता है और फिर अगले सीन में हमें दिखाया जाता है एविल चर्च के एक और एविल वॉरियर को जो के वहीं पर ही उन लोगों के बीच में ही कहीं मौजूद था। वो जैसे ही ऊपर चढ़ रहा होता है तो अचानक उसके सामने मौजूद एक सोल्जर उस पर एक बुलेट फायर करता है जो कि उसके पास में मौजूद एक मिरर से आकर टकराती है। ये देखकर वो वॉरियर भी हैरान हो जाता है और ऊपर खड़ा हुआ वो सोल्जर उससे कहता है कि क्या तुम इस तरह उस गॉड एजेंट को मारने जाओगे। वो गॉड एजेंट इस वक्त ट्रेनिंग सेशन में सबसे टॉप पे आ रहा है, तुम्हें कोई और तरीका यूज करना चाहिए वरना इस तरह तो तुम बहुत ही आसानी से पकड़े जाओगे। ये कहने के साथ ही ये एपिसोड यहीं पे ही एंड हो जाता है।